नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे दिल्ली के वरिष्ठ रंगकर्मी जेपी सिंह जी से आपसे मिलाते हैं। जयवर्धन जी के नाम से वो किताबें भी लिखते हैं और मैं उनसे मिला। आज आप लोगों को भी उनसे मिलाने ला रहा हूं, जेपी सिंह जी से। उन्होंने मुझे एक किताब भी भेंट की है, ये खैराती लाल का कुर्सी तंत्र। चलिए आपको मिलाते हैं जयवर्धन जी से, माने जेपी सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है दिल्ली के वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक जेपी सिंह जी। चलिए आइए मिलाते हैं जेपी सिंह से। नमस्कार जेपी सिंह जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रंगमंच का जो आप रंगमंच के उस समय कब से आपने रंगमंच को शुरुआत करी है? शुरू तो किया था मैंने कॉलेज के समय से ही, जब मैं पढ़ रहा था। 10th में आ गया था, 12th में आ गया था, तो तभी से मैंने थिएटर शुरू किया था। लेकिन जिसको कहते हैं कि प्रॉपर थिएटर, हाँ। वो मैंने लखनऊ में जब कोर्स किया तो मैं 81 में आया। 81 में वहाँ एडमिशन लिया तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि थिएटर क्या होता है, थिएटर किसे कहते हैं। पहले तो दरअसल प्रतापगढ़ में मेरा घर है, तो वहाँ पर थिएटर वगैरह नहीं होता था। दशहरे के समय में रामलीला होती थी, या फिर दशहरे में कभी कभी वहाँ के जो उत्साहित लोग होते थे वो नाटक करते थे, तो हम लोग वहाँ देखने जाते थे। तो उसको देखकर मैं प्रोत्साहित हुआ था, तो फिर मैंने अपने यहाँ भी दशहरे में थिएटर करना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर इस तरह के नाटक नहीं मिलते थे, जैसे कि सामाजिक नाटक, ऐतिहासिक, धार्मिक यहाँ मिल जाते, तो वहाँ सिर्फ धार्मिक नाटक मिलते थे। सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र, इस तरह के नाटक। तो हमारी मजबूरी होती थी, हम वही करते थे। और उस समय जहाँ मेरा घर था वहाँ लाइट भी नहीं थी, हम लोग पेट्रोमैक्स में करते थे। और स्टेज वगैरह का तो सवाल ही नहीं था। हम लोगों के पास जाते थे, उनके यहाँ तखत जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, तो उनसे मांग के हम सारे लोग अपने कंधे पे लाद के लाते थे। फिर एक लेवल में उसको लगा के स्टेज बना के पीछे पर्दा टांग कर फिर हम लोग शो करते थे। लेकिन तमाम दिक्कतें हमको होती थी उसमें। धार्मिक नाटक होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वेशभूषा की। हाँ, क्योंकि सब जगह रामलीला शुरू हो जाती थी और दशहरे के समय में हर कस्बे में, इलाके में, गांव में लोग नाटक भी करते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, कॉस्ट्यूम जो कुछ लोगों के पास होती थी वो निकल जाती थी, या नौटंकी वालों के पास कॉस्ट्यूम वगैरह होती थी, लोग उनसे ले लेते थे। अच्छे अच्छे म्यूजिशियन चले जाते थे। अगर आपके नाटक में कुछ म्यूज़िक वगैरह है, हारमोनियम की ज़रूरत है, ढोलक की ज़रूरत है, तो म्यूजिशियन ही नहीं मिलते थे। तो हम लोग किसी तरह से काम करते करते फिर दिमाग में आया कि नाटक लिखा जाए, कुछ सामाजिक नाटक। तो फिर मैंने वहाँ से लिखना भी शुरू किया था। लेकिन आपको पता है जैसे नौसिखिया लोग लिखते हैं, लिखना शुरू किया आपने? हाँ। तो फिर आपने बीए कब ज्वाइन किया? मैं 81 में आया था। 81 में तो 2 साल का होता है जी। तो उसके एक जो 6 महीने का टीवी का कोर्स होता था वो भी किया उस पे? नहीं, उसमें टीवी का कोर्स तब नहीं था। 81 में नहीं था। ये बाद में लोगों ने जोड़ा है, FTI वगैरह भेजना शुरू किया। उस समय नहीं था। उस समय नहीं था। उस समय हम लोगों के पास एक फ्लैट लेकर उसमें अकादमी चलाई जा रही थी। ये विक्रमादित्य मार्ग पर थी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता था। तो कभी कभी ये होता था कि जैसे राज साहब अगर सेकेंड ईयर की क्लास लेने वाले होते थे तो हम लोगों की छुट्टी कर दी जाती थी कि आप लोग जाके कहीं कुछ पढ़िए, लाइब्रेरी में चले जाइए, किताब लेकर कहीं पढ़िए, या फिर वहीं एक किनारे बैठे रहिए, चुपचाप बोलिएगा मत। अच्छा। तो ज़्यादा जगह नहीं होती थी। एक क्लरिकल डिपार्टमेंट होता था, अकाउंट का डिपार्टमेंट, एक राज साहब का ऑफिस होता था, एक बचता था जिसमें क्लास चलती थी। तो लेकिन फिर भी जितना समय मिलता था अच्छे अच्छे लोग बुलाए जाते थे, क्लासेस होती थी, फोक के ऊपर क्लासेस होती। तो उस समय गिरिराज किशोर जी को बुलाया, नौटंकी किया था उन लोगों ने, सत्यवान सावित्री उन्होंने किया था हम लोगों के साथ आकर। तो लेकिन टीचर्स बड़े अच्छे अच्छे आते थे, नजदीक से भी आते थे। बादल सरकार साहब आए थे, अरुण मुखर्जी साहब आए थे। अरुण मुखर्जी साहब ने एक नाटक भी हम लोगों के साथ किया था, मारीच संवाद। बहुत अच्छा नाटक किया था रविंद्रालय में।
तो बादल सरकार जब उन्होंने उनका नाटक किया, आप लोगों ने कभी किया? नहीं, उनका नाटक नहीं किया, तो वो मूवमेंट के लिए आए थे, मूवमेंट के लिए आए थे, मूवमेंट वगैरह के लिए, कि आपको नाटक के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से आपकी बॉडी का मूवमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे करेंगे, और आपकी बॉडी थिएटर के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने अच्छा काम किया था। कई दिन रहे वहाँ पे? वो शायद हमारे यहाँ 3 दिन थे, 3 दिन थे, ज़्यादा दिन नहीं थे। एज थी, लेकिन जब भी आते थे सुबह से शाम तक लगे रहते थे। उनकी एनर्जी एज के हिसाब से देख के हम लोगों को लगता था, हम लोगों को शर्म आती थी कि अगर वो इस उम्र में इतने एक्टिव हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं एक्टिव होना चाहिए। तो हम लोग भी लगे रहते थे। छाऊ डांस सिखाने के लिए केदारनाथ साहू आते थे। भातखंडे से एक कमला जी थी, वो संगीत के लिए आती थी। संगीत के जो भी है, स्वर ज्ञान, थोड़ा बहुत आप सुर में है कि नहीं, सुर पकड़ना, ये सब सिखाती थी। बाकी उतने कम समय में आप रागनी ज़्यादा तो सीख नहीं सकते थे, लेकिन इतना वो बताती थी कि जो हारमोनियम बज रहा है ये किस स्वर पर है, उस सुर से आप सुर को मिलाइए। तो सुर का ज्ञान कराने के लिए, और गाना, क्योंकि नौटंकी बाद में हुई थी, तो अगर आप अच्छा गा नहीं सकते तो नौटंकी में बहर तबेल, चौबोला, छंद, लावनी आप गा ही नहीं सकते थे। तो क्लासेस सब होती थी। मुद्रा राक्षस जी आते थे। मुद्रा राक्षस जी ने क्लास लिया है, पढ़ाया था हम लोगों को। नाट्यशास्त्र पढ़ाया उन्होंने, भारतीय नाट्य साहित्य पढ़ाया है। कक्कड़ साहब आते थे, के एन कक्कड़ जी आते थे। ये लोग क्लास लेते थे। टीचर्स बहुत अच्छे यहाँ दिल्ली से भी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी अच्छे टीचर आते थे। बाकी राज साहब तो अच्छे टीचर है ही हैं। तो वेस्टर्न थिएटर पढ़ाने के लिए बैठते थे तो पता लगा कि 4-4, 5-5 घंटा हम लोगों को निकल जाता था, लगातार बिना थके हुए उनकी क्लास चलती थी। तो वहाँ पे आपने फिर कोई नाटक भी, 2-3 नाटक भी किए होंगे वहाँ पे? हाँ, नाटक किया गया था। दरअसल जब मैं आया तो मेरा इंटरेस्ट जो है, रुझान बैक स्टेज की तरफ था। अच्छा। तो वहाँ लोगों से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक्टिंग में जाना चाहते हैं, डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर बैक स्टेज में कुछ सीखना चाहते हैं। तो 1-2 लोगों ने डायरेक्शन के लिए हाथ उठाया था, बाकी लोगों ने एक्टिंग के लिए। मैं इकलौता था जो मैंने कहा कि मैं लाइट डिज़ाइन सीखना चाहता, बैक स्टेज में काम करना चाहता हूँ। तो बल्कि सब लोग हंस पड़े थे कि ये टेक्नीशियन बनने आया है, ये लाइटिंग का काम करेगा, तो हंस पड़े थे। लेकिन मैंने सीखा, और जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि तुम एक्टर बनने आए हो, सब सोचते हैं कि एक्टिंग सीखी जाए, आगे बढ़ा जाए, बॉम्बे जाए, फिल्मों में काम करें, सीरियल में काम करें, और तुम ये, मैंने कहा ऐसा है कि एक्टिंग मेरे खून में है, मैं एक्टिंग कर लूँगा। थोड़ा अगर कोई मुझे बताएगा, गाइड करेगा, थोड़ा मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो एक्टिंग मैं कर ले जाऊंगा। लेकिन ये जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप कैसे किया जाए, कैरेक्टर मेकअप क्या होता है, सिंपल मेकअप क्या होता है, स्टाइलाइज मेकअप क्या होता है, मुस्टैचू वगैरह कैसे लगाते हैं, बियर्ड कैसे लगाते हैं, क्रेप वर्क काम कैसे होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसी तरह से लाइट डिजाइनिंग में कि हर एंगल का एक नेचर होता है लाइट का, कि किस एंगल से दिया जाए। तो अगर प्रकृति के साथ ही हम देखें तो सूर्योदय सूर्यास्त के साथ लाइट जो है आपकी 20-25 डिग्री से अगर सूर्योदय होता है, तो जैसे दिन बढ़ता है फिर टॉप पे आता है, फिर सनसेट होने लगता है तो नीचे जाता है। इसी तरह से कलर चेंज होता है, शुरू में एम्बर ऑरेंज कलर होता है, धीरे धीरे ब्राइट कलर होता है, येलोइश होता है, फिर जब शाम होने वाली होती है वही एम्बर कलर, ऑरेंज कलर फिर आता है, रात के लिए नाइट कलर। या मूड के हिसाब से क्या कलर यूज़ किया जाए जिससे उसको कलाकार को भी सपोर्ट मिले, सीन को सपोर्ट मिले, और एक कलाकार की जो मनही स्थिति है उसको कैसे उजागर किया जाए। तो हम लाइट से, कॉस्ट्यूम से, मेकअप से, सेट से कैसे जो है सीन को सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को उभार सकते हैं। तो ये सब मुझे सीखने का मौका मिला और सीखा भी, तो वो सब चीज़ें अब काम आ रही हैं। तो अब अभिनय से फिर डायरेक्शन भी करने लगे यहाँ निकलने के बाद? दरअसल मैं आपको बताऊं, अगर आज मुझे कोई कहे कि आप मेकअप कर सकते हैं, मैं मेकअप भी कर सकता हूं। कोई कहे कि आपको ये कारपेंट्री का काम करना है, एक टेबल बनाना है, ये बनाना, दरवाज़ा बनाना, तो मैं वो भी कर सकता हूं। पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकता हूं, एक्टिंग भी कर सकता हूं, डायरेक्शन। और पता नहीं मेरे बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, मेरे 20 नाटक पब्लिश हो चुके हैं।
लिखते भी मैं हैं। जयवर्धन नाम से जयवर्धन नाम से हमें पता जयवर्धन है। नाम से मैं लिखता हूँ। मेरे 20 नाटक पब्लिश हैं और कल ही अभी एक नाटक का मेरा लोकार्पण हुआ किया है, आपने। खैराती लाल का कुर्सी तंत्र, हाँ। राजनीतिक नाटक है। इससे पहले लॉकडाउन में 2-3 साल जो रहा घर में रहे, घर में रहे। तो समय था, बाहर जा नहीं सकते थे, तो मैंने उस बीच कई नाटक लिखे। कालपुरुष जैसे मैंने लिखा, वीर सावरकर के ऊपर नाटक है। एक और मीटिंग मैंने नाटक लिखा, कल्चर डिपार्टमेंट में या रंगमंच के क्षेत्र में क्या क्या राजनीति होती है, अवार्ड कैसे मिलते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कैसे लोग रिकमेंड करते हैं, अपने अपने को कैसे प्रमोट करते हैं। तो एक नाटक मैंने बहुत पहले लिखा था, अर्जेंट मीटिंग। अर्जेंट मीटिंग, हाँ, अर्जेंट मीटिंग के बाद फिर उसी कंटिन्यूटी में कि वही मेंबर्स फिर से आए हैं, फिर से मीटिंग हो रही है, तो उसका नाम मैंने रखा है एक और मीटिंग। एक और मीटिंग। तो हाँ, एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसी का क्रमशः चल रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 है, लेकिन सब अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, कोई मीटिंग होती तो उसका एक एजेंडा होता है। एजेंडे में उस पर ही बातचीत की जाती है। अलग अलग तरह के हमारे मेंबर आते हैं, अलग अलग तरह के विचार होते हैं। कुछ को जानकारी नहीं होती, फिर भी वो पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे मेंबर्स हैं उसमें, जो जोड़ तोड़ से आ गए हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति वहाँ करते हैं। तो एक और मीटिंग मैंने लिखा, लेकिन दोनों नाटकों का एजेंडा अलग अलग है। तो सर, इस समय आप जब वहाँ से निकलने के बाद जब आपने, तो आप क्या वर्कशॉप किया, कई जगह आपने वर्कशॉप ली? वर्कशॉप करते रहे हैं, बहुत करते रहे हैं। उसके बाद तो बाहर भी गए आप वर्कशॉप करने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए? बहुत किया है। मैं शुरू से बताऊं अगर, तो वहाँ BNA से निकलने के बाद लखनऊ दूरदर्शन में मैं कुछ समय तक रहा, लगभग 2 साल तक। 85 से 87 तक था। 87 में मेरी शादी हो गई और मैं श्री राम सेंटर में आ गया, मंडी हाउस में। श्री राम सेंटर में भी काफी दिन रहे आप? मैं 1 साल था श्री राम सेंटर में, और वहाँ पर मेरी पोस्ट थी इंचार्ज की ऑडिटोरियम की बुकिंग और लाइट डिजाइनिंग देखना, स्टेज का और कोई काम है तो वहाँ रिपर्टरी भी थी, पपेट्री भी थी, बहुत सारा काम था, तो वो सारी चीज़ें देखता था मैं। वहाँ पे रहा। 1 साल बाद मेरा फिर अपॉइंटमेंट हो गया साहित्य कला परिषद में। ये दिल्ली गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट है, जहाँ पर म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फाइन आर्ट्स, अब तो उसमें फोक को भी जोड़ दिया है। तो इनके प्रमोशन के लिए काम होता है। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ तो मेरा सिलेक्शन ड्रामा के लिए हो गया, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि जो थी वो सब नाटक की ही थी। हालांकि इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने लॉ किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया था। तो वहाँ पूछा कि आप लॉ करने के बाद जाइए कहीं प्रैक्टिस कीजिए, किसी कोर्ट में जाइए या मुंसफ वगैरह के लिए तैयारी कीजिए, कहाँ आप ये नाटक वगैरह में आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, ये पढ़ाई तो मैंने कर ली है, क्योंकि मेरे घर में सब लोग पढ़ने वाले थे। कोई डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल था, कोई प्रोफेसर था इलाहाबाद में, एक चाचा हमारे अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही प्रोफेसर रहे हैं। तो सब प्रोफेसर और टीचर, प्रिंसिपल यही सब रहे हैं। तो मैं उस घर में सबसे निकम्मा निकला जो थिएटर में चला आया। तो बल्कि घर वालों ने विरोध भी किया, और जो मदद होती कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ आया तो घर वालों ने जो आर्थिक सहायता होती है वो देना बंद कर दिया कि ये नाटक नौटंकी के लिए हम नहीं देंगे, और ये जो ठाकुर ब्राह्मण के बच्चे होते हैं ये नाटक नौटंकी नहीं करते। बहुत हे देश से देखते थे। तो पहले तो मैंने बताया ही नहीं था कि मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कब तक नहीं बताता। एक दिन पोल पट्टी खुल गई। लेकिन लोगों का समय के साथ देखिए कैसे नज़रिया बदलता है। जब उनको लगा कि मैं नाटक वगैरह कुछ सीख रहा हूँ, एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो सब लोगों को बड़ा अटपटा लगा। सब लोगों ने विरोध भी किया। गांव वालों को पता लगा, उन लोगों ने भी उसके बारे में कहा कि का भैया ठाकुर एक लड़किया हो के नाचत गावत है। तो इसी भाषा में उन्होंने कहा। लेकिन दूरदर्शन लखनऊ से मेरे 1-2 नाटक जब प्रसारित हुए तो वहाँ पर लोगों का नज़रिया थोड़ा बदला। तब लोगों ने मेरे से कहना शुरू किया कि भैया आपका अगला नाटक कब आ रहा है। तो इस तरह से लोगों का नजरिया बदला। और फिर इसी फील्ड में मुझे नौकरी भी मिलती चली गई।
पहले दूरदर्शन में था, कैजुअल ही था, फिर श्री राम सेंटर में आया, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट पे था, साहित्य कला परिषद में गया, वहाँ पर कुछ साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहा, उसके बाद वहाँ पर रेगुलर हो गया। पहले प्रोग्राम ऑफिसर था ड्रामा का, फिर मैं सहायक सचिव असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गया ड्रामा सेक्शन में। ये मैं एक चीज़ कहूँगा कि शायद मेरी पिछले जन्म की कोई कमाई थी कि जिस फील्ड में जिस तरफ मेरी रुचि थी उसी तरफ मुझे नौकरी भी मिल गई, उसी रुचि की। अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं लिखना चाहता हूँ मैं कविता लिखना चाहता हूँ या नाटक लिखना चाहता हूँ, और मुझे नौकरी PWD भी मिल जाती, पोस्ट ऑफिस में मिल जाती, या कहीं स्कूल कॉलेज में ही मिल जाती, तो वो थोड़ा सा बड़ा अंतर विरोध पैदा होता। मतलब जो हमारे कथा नहीं है, आपके रुचि का कोई काम हो ना, तो आप बड़े जुनून के साथ उस काम को करते हैं, बहुत रुचि के साथ करते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे मैं अपना बेस्ट दूं। लेकिन अगर अभिरुचि नहीं है तो ऐसे ही है कि काम करो, पूरा करो, तो फिर आप बेमन से करते हैं। और क्योंकि उस फील्ड में महारत नहीं, आपकी रुचि नहीं, तो आप बस काम करते हैं, काम करने के लिए, पूरा करने के लिए मन से। लेकिन यहाँ थिएटर के प्रति मेरे मन में जुनून था, इसीलिए करते चले गए, तो उस फील्ड में और काम करते चले गए। बिल्कुल, जिस डिपार्टमेंट में भी गया वहाँ पर पहले 1-2 फेस्टिवल हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पहुँचने के बाद मैंने बुजुर्ग कलाकारों के लिए, युवा कलाकारों के लिए, बच्चों के लिए मैंने वर्कशॉप की जो आप बात कर रहे थे, गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए मैंने थिएटर वर्कशॉप शुरू की 1 महीने की। 1 महीने और 1-2 वर्कशॉप नहीं, कम से कम 15-20 वर्कशॉप करता था। सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता था, उनकी फीस देता था, असिस्टेंट की फीस देता था, ये साहित्य कला परिषद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। और फिर क्या हुआ कि उन लोगों का जो प्रोडक्शन तैयार होता था उसका मैं फेस्टिवल भी कराता था, नटखट उत्सव के नाम से, वो बच्चों का नाटक। और 1-2 बार तो डायरेक्टर को मैंने चैलेंज भी दिया कि आप इस बार कोई फोक टेल लेंगे, फोक टेल को लेके आप नाटक खुद बनाएंगे और बच्चों से कराएंगे। और एक आध बार उनको दिया कि जो हमारे देश के क्रांतिकारी रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, आज की जनरेशन को पता लगे, बच्चों को पता लगे, तो आप इस तरह का कोई नाटक कीजिए। तो सब लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। किसी ने लक्ष्मीबाई के ऊपर किया, किसी ने शिवाजी के ऊपर किया, किसी ने बापू के ऊपर किया, तो तरह तरह के लोगों ने नाटक किया। और इससे ये फायदा हुआ कि एक संकलन भी हमारे पास आया, लोक नाटकों का भी, और इस तरह के जो महापुरुष थे उनके नाटकों का भी संकलन आया, उत्सव भी हुआ। और बच्चों के लिए एक सीखने को मिला कि बच्चों के लिए नाटक किस तरह का किया जाए। देखिए, बच्चों को आप बहुत भारी भरकम विषय लेकर अगर दे देंगे, खेल खेल में सिखा रहा है, खेल खेल में संगीतमय हो नाटक, म्यूजिकल हो, उसमें बच्चों के लिए गाना हो, नृत्य हो और हंसी मजाक हो, जिसमें बच्चे एंजॉय करें, और उसमें बच्चों के गेम्स को भी डाल दीजिए, तो वो देखिए साल भर तो बच्चे स्कूल में जाके अपना बैग ढोते हुए जाते हैं, फिर होमवर्क कीजिए, एग्जाम दीजिए, तो 1 महीने का जो समय ये छुट्टी का मिलता है, कैसे क्या किया जाए कि बिल्कुल रिफ्रेश होके बच्चे जाएं वहाँ। तो वो काम किया, और ये 1-2 साल नहीं, जब तक मैं रहा तब तक ये लगातार चलता रहा। तो 30-32 साल और वहाँ चल रहा है। दरअसल होता यह है कि जब कहीं पर आप एक लीक बना दीजिए ना, तो उस पर चीजें चलती चली जाती। सही बात। पहले होता कैसे किया जाए, जैसे एक मैंने दिल्ली के 40-50 कॉलेजेस को लेकर महाविद्यालय नाट्य समारोह शुरू किया, क्योंकि कॉलेज के जो बच्चे होते थे थिएटर के, वो नाटक तैयार करते थे, अपने यहाँ कर दिया, कॉलेज के लोगों ने देख लिया, वहीं खत्म हो गया, वो 4 दीवारी के अंदर ही सिमट के रह जाता है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया कि उनके नाटकों को बाहर लाया जाए, और यही बच्चे कल डायरेक्टर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, राइटर बनेंगे, फिल्मों में जाएंगे। तो अपने सेक्रेटरी साहब से मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि सर, ये जो कॉलेजेस हैं ये एक तरह से रंगमंच की नर्सरी है, यहीं से बच्चे, उनका अंकुरण होता है, बीजारोपण होता है, और निकल के वो बाहर एक्टर, निर्देशक, लेखक सब बनते हैं। तो मुझे लगता है कि एक फेस्टिवल इनका किया जाए हर साल, और इनको कुछ जो फीस तो हम देंगे, फीस के साथ साथ इनको सम्मानित किया जाए, कुछ पुरस्कार भी दिया जाए प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अनुदान दे रहे हैं, इसके लिए बजट हम रख रहे हैं। तो हाँ, तो बच्चों का जो जी, मैं महाविद्यालय नाट्य समारोह की बात कर रहा था।
तो जब ये आइडिया मैंने अपने सेक्रेटरी साहब को दिया, उस समय हमारे सेक्रेटरी साहब थे विश्व मोहन जी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया इसके लिए कि नहीं नहीं करो, ये आइडिया अच्छा है। तो फिर हम लोगों ने सभी कॉलेजेस को इसकी सूचना दी और उनको कहा कि आप तैयार कीजिए, एक समय दिया। अच्छा, ये नाटक का ही नहीं, नुक्कड़ नाटक के लिए भी कहा, नाटक के लिए भी कि जब हमारा नाटक होगा ऑडिटोरियम में, उस शो के पहले बाहर गेट पर हम लोग पहले नुक्कड़ नाटक करेंगे। अच्छा। 3-4 नुक्कड़ नाटक करेंगे 15-15, 20-20 मिनट का। उसके बाद हम लोग ऑडिटोरियम में जाएंगे और 40 मिनट का, एक दिन में 3 प्रोडक्शन ऊपर होगा नाटकों का। तो 3 नाटक ऊपर होते थे जो प्रोसीनियम थिएटर होता था, और नीचे नुक्कड़ नाटक 3 हम लोग करते थे। तो इसमें कम से कम 25-30 कॉलेज शामिल होते थे, 40-50 आते थे, उसमें हम लोग सिलेक्शन करते थे, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती थी, बजट की लिमिटेशन थी, तो और ऑडिटोरियम वगैरह की कितने दिन के लिए बुक किया जाए, तो हम लोग 5-6 दिन के लिए बुक करके किया करते थे। और ये धीरे धीरे बहुत सफल हुआ, लोगों को लगा कि नुक्कड़ नाटक के लिए हमें पैसा मिल रहा है, हमें अवार्ड दिया जा रहा है। नाटक जो हम करते थे कॉलेज में ही हुआ, कॉलेज में ही ख़त्म हो जाता था, तो हमें बाहर लाया जा रहा। उसके बाद और लोगों ने शो कराना उनका शुरू किया। इसका एक मंच और करा जाए। और मैं तो ये भी देखूंगा, कई लोग मेरे बाद में ग्रुप में भी आए थे बच्चे एक्टिंग के लिए, वहाँ से निकल के बाहर बच्चों ने एज डायरेक्टर काम करना शुरू किया, एज एक्टर काम करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। तो इससे थिएटर को काफ़ी जो है प्रोत्साहन मिला। इसी तरह से मैंने युवाओं का जो है नाट्य समारोह किया। जितने भी युवा होते हैं, जल्दी इनको निर्देशक के लिए कोई मंच नहीं देता है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो इनका सिलेक्शन करके कि आपका सिलेक्शन हम करते हैं, आप अपनी टीम लाइए और उसको नाटक तैयार कीजिए। उनका नाटक का पहले हम जो है इंटरव्यू करते थे, कॉन्सेप्ट समझते थे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बातचीत करके 6-7 डायरेक्टर को हम लोग हर साल देते थे, और उसी में मैं तो कह रहा हूँ 7 में अगर एक भी डायरेक्टर क्लिक कर जाता है कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, अच्छा ये कर सकता है, तो पिछले इतने सालों से चल रहा, अगर 10 सालों में हमें 10 डायरेक्टर भी मिल गए, और मिले हैं, मैं तो 10 बहुत कम संख्या बता रहा हूँ, काफ़ी संख्या में मिले, जो कि हमारे फिर जो एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता था जिसमें बेस्ट नाटक चुने जाते थे साल के, उसमें उन लोगों के भी नाटक आए, और उन लोगों ने उसमें किया जो हम भारतेंदु नाट्य उत्सव के नाम से करते थे, तो उन लोगों ने उसमें भी किया। फिर मैंने एकल नाट्य समारोह शुरू किया, उसका नाम रखा भरत मुनि रंग उत्सव, और स्कॉलरशिप चल रही थी। अभिनय में टाइमिंग क्या रखते, कितने देर के होते थे? आधे घंटे की टाइमिंग रखते। दरअसल ये ज़्यादातर युवा लोग होते थे, और बहुत देर तक एक एक्टर लोगों को बांध कर रखे, बांधना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ की डिफरेंट भूमिका में आप जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबकी एक रेंज होती है। तो आधा घंटा भी बहुत होता है। आधे घंटे में अगर आप कोई कहानी लेकर करते हैं तो अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, और ये मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था। तो क्या आपने एकल अभिनय के नाटक लिखे भी हैं? एकल अभिनय नहीं, वो खुद तैयार करते थे, मैंने नहीं लिखे हैं। जैसे तो 2-3 नाटक है, पूस की रात है, करते हैं लोग करते हैं, डेढ़ इंच ऊपर है, तो हाँ, तो लोग अलग अलग विषय लेके आते थे और लोगों ने किया है बहुत अच्छा। और काफ़ी अच्छे एक्टर भी आए उसमें, जो सुरेश शर्मा थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक, उन्होंने एक किया था मौलाना कलाम के ऊपर, और सुमन कुमार जो संगीत नाटक अकादमी में इस समय हैं डिप्टी डायरेक्टर, तो उन्होंने प्ले किया था, उनका भी प्ले बहुत अच्छा हुआ। तो इसी तरह से तमाम लोगों ने कहानी लेकर नाट्य रूपांतरण किया और अच्छा किया। किसी ने म्यूजिकल किया, किसी ने रियलिस्टिक अप्रोच का नाटक किया, किसी ने ऐतिहासिक किया। और अब एक को देखकर फिर अगले साल से लोगों ने तैयारी शुरू की। और इसका मकसद दरअसल मोहित जी मेरा एक ये था कि मैं ये देखता था कि तमाम लोगों में रंगमंच का कीड़ा तो होता था, लेकिन उनके पास कोई ग्रुप नहीं होता था, और उनके पास कोई बड़ी टीम नहीं होती थी कि जिसको लेकर करें। अच्छा, आपके पास अगर कोई जगह नहीं है रिहर्सल के लिए, कोई टीम नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब कोई सरकारी डिपार्टमेंट बुलाता है ग्रुप को, तो ग्रुप रजिस्टर्ड होना चाहिए,
पेमेंट ग्रुप के नाम से जाता है। पेमेंट ग्रुप के नाम। तो जानबूझ के मैंने इसलिए बनाया था कि एकल नाटक में या दो पात्री नाटक अगर करना है तो वो अपने ड्राइंग रूम में भी तैयार कर सकता है, अपने घर की छत पर भी तैयार कर सकता है। इसके लिए किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। जिस भी ग्रुप लीडर का चुनाव होता था कि इनका चुनाव हुआ है नाटक के लिए, तो उसी के नाम से पेमेंट भी होता था। तो लोगों के सामने ये दिक्कत नहीं आती थी कि मेरे पास तो ग्रुप नहीं है, मेरे पास कोई रजिस्टर्ड ग्रुप नहीं है, मेरे पास कलाकार नहीं है। अगर आपके पास पोटेंशियल है, आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आप कर सकते हैं, तो आ जाइए मैदान में, तैयार कीजिए, सरकार आपकी मदद करेगी। और तमाम लोग निकल के आए, किया। और छोटे ऑडिटोरियम में नहीं, मैंने कमानी जैसे ऑडिटोरियम में एकल नाट्य समारोह किया, लोगों को 30-30, जबकि कमानी का किराया बहुत ज़्यादा है, किसी एक व्यक्ति को बुक करके उसमें एकल करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन साहित्य कला परिषद ने ये किया, स्कॉलरशिप दी, बुजुर्गों की पेंशन दी, बहुत सारे काम किए। और काफ़ी कुछ उसमें आने के बाद मैंने जोड़ा। और मैं कौन होता हूँ जोड़ने वाला, जब तक कि आपके ऊपर जो लोग हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपकी नाटक सलाहकार समिति है, ये लोग आपका सपोर्ट अगर नहीं करते तो आप अकेले एक नहीं कर सकते हो। कहते हैं ना कि अकेला चना भाग नहीं फोड़ता। तो मुझे अधिकारी भी ऐसे मिले, सहयोगी भी ऐसे मिले, सलाहकार भी ऐसे मिले कि उन लोगों ने खूब मुझे प्रोत्साहित किया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं काम करता गया। इतना काम बढ़ा दिया कि अब लोगों को संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। क्योंकि मैं तो हर बार कोई न कोई नया आइडिया लेके पहुंच जाता था कि ये हमारे यहाँ के अवार्डी हैं, सीनियर कलाकार हैं, तो इन लोगों को लेके, इन्होंने अगर कोई पुराना नाटक किया तो इनसे करवाइए, इनका कोई फेस्टिवल कीजिए। ये हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, पेंशन इनको मिलती है पारसी थिएटर के लिए, ये नौटंकी के कलाकार हैं, ये नक्कारा के कलाकार हैं जिनको पेंशन मिलती है, बुजुर्ग हो गए हैं काफ़ी, लेकिन वो उस कला को भूल नहीं सकते। अगर नक्कारा का कोई कलाकार है तो उसको बुलाइए, कहिए आइए 10-15 मिनट नक्कारा बजाइए, आप दिखाइए। कोई पारसी थिएटर का है, आइए उसका इंटरव्यू कीजिए। संवाद कार्यक्रम का नाम था। तो मैंने कहा उनके साथ संवाद कीजिए, उनकी आप बीती, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात कीजिए, और उनसे कहिए कि पारसी थिएटर के कुछ संवाद सुना के दिखाएं। क्या जोश के साथ सुनाते थे, बिना माइक के वो बुलंद आवाज़ होती थी कि हज़ारों लोग बैठ के सुने। तो ये सब करने के बाद बड़ा सुकून आता है। बल्कि एक घटना मैं बताऊं, मैं एक जगह कहीं जा रहा था, तो गर्मी का महीना था, मुझे प्यास लगी, तो मैं वहाँ बस स्टॉप पे गया, तो नींबू पानी ये सब रखा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि भाई नींबू पानी ज़रा पिला दो। मैंने मेरे मोटरसाइकिल रोकी, पानी पीने के लिए रुका, तो वो कुछ गाना गुनगुना रहा था, बड़े सुर में गुनगुना रहा था। अच्छा। बहुत सुर में गुनगुना रहा था। तो मैं ऐसे अनजान आदमी बन के तो पानी पीने के इंतज़ार कर ही रहा था कि अभी पानी बनाए, नींबू नमक सब डालेगा, तो गुनगुना भी रहा था। तो मैंने कहा कि जब उसने नींबू पानी के गिलास मुझे पकड़ाया, मैंने कहा भाई तुम तो गा बहुत अच्छे रहे हो, तुम गाना भी गाते हो क्या? बोले साहब गाना भी गाते हैं क्या, अब क्या सुनेगा आप, जाइए। तो मैंने कहा नहीं बताओ क्या बात है। बोले कभी मैं पारसी थिएटर में कलाकार हुआ करता था, शाहजहां का रोल करता था। तो एक समय था, लेकिन अब पारसी थिएटर बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो रोजी रोटी, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं भी पानी पिलाता हूँ, कोई कहीं ट्यूशन करता है, हारमोनियम सिखा रहा है किसी को, कहीं कोई नक्कारा बजाना। तो जो पारसी थिएटर वाला जो पानी पिला रहा था उसका, जी जी, उससे फिर आपने? मैंने नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम रमेश बताया, और बताया कि मैं कभी पारसी थिएटर किया करता था और उसमें शाहजहां की भूमिका मैं निभाता था। वो भी क्या दिन थे, चकाचौंध की ज़िंदगी थी। लेकिन अब दिन बदल गए, पारसी थिएटर होता नहीं, तो हमारे साथी कलाकार, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, किसी को हारमोनियम बजाना आता है तो किसी को हारमोनियम सिखा रहा है। जो महिला कलाकार हुआ करती तो लोगों के घरों में बर्तन पोछा करती हैं, इतना बुरा, और झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, इतना बुरा हाल था। तो मैंने कहा कि ऐसे कुछ लोगों का मुझे नाम बताइए आप, और मेरा ये कार्ड है, मेरा एड्रेस है, किसी दिन आप मेरे ऑफिस में आइए वहाँ। तो उनको बुलाया, बातचीत की, और मैंने उन लोगों को पेंशन दिलवाई। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा काम। वो दरअसल इस तरह काम करके बड़ा सुकून मिलता है कि आपने किसी के लिए कुछ किया, अपने लिए तो सब करते हैं। और इस तरह की चीज़ें हैं। दरअसल थिएटर में या
फील्ड में लोग जानते हैं कि ये जेपी सिंह या जयवर्धन का एक रूप है, बाकी जो रूप है और पर्दे के पीछे रह के क्या क्या करते रहे बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अब मैं चाहता भी नहीं कि अगर किसी के लिए मैंने कुछ किया तो मैं गाऊं, एहसान करूं, कुछ करूं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के लिए करके बड़ा अच्छा लगता था। मैंने पारसी थिएटर भी कराया, पारसी नाटक भी कराया। अच्छा। तो उन लोगों के लिए कुछ न कुछ करता था। संवाद नाम से उनका प्रोग्राम मैं कराता था, पारसी थिएटर वालों का। पारसी थिएटर जो नौटंकी के कलाकार होते थे और कलाकार होते थे, संवाद मतलब उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके उनकी आप बीती, उनके पिछला जीवन कैसे रहा है और वो जिस फील्ड के रहे हैं उस बारे में कुछ सुनाएं हमें। तो क्लासिकल म्यूजिक के भी लोग आते थे, तो जिनका जीवन बड़ा कष्टमय बीत रहा था, तो ऐसे लोग आते थे। हालांकि जो दिल्ली सरकार दे रही थी उनको पेंशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन कुछ ना के बराबर कुछ तो सही है, कुछ तो मिल रहा था। तो काफ़ी काम किया साहित्य कला परिषद में रहकर, और वहाँ से निकलकर अब अपना ग्रुप है रंगभूमि। तो अभी इस समय कौन सा नाटक चल रहा बच्चों का रिहर्सल में? दरअसल एक नाटक मेरा सिलेक्ट हुआ था भारत रंग महोत्सव के लिए। हाँ। तो उसकी भी तैयारी चल रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश ये कोरोना वगैरह जो चल रहा था तो पोस्टपोन हो गया था। सुनने में आ रहा कि होने जा रहा है, कि शायद होगा, तो उसकी भी तैयारी धीरे धीरे चल रही है। कौन सा नाटक है वो? किस्सा मौजपुर का है। किस्सा मौजपुर का कई बार हो चुका शो। हाँ, इसका किया था, और यहाँ जिस साल मैंने किया था दिल्ली का जो बेस्ट ऑफ द ईयर चुना गया था। ये नाटक काफ़ी अच्छा था, और इसकी न्यू लखनऊ में ही पड़ी थी। इस विषय पर नाटक लिखने के जो आइडिया आया था मुझे लखनऊ में ही आया था, जब मैं 81-82 में वहाँ था, लेकिन आके लिखना शुरू किया मैंने 2010 में। फिर 11-12 में जाके मैंने इसका शो किया था किस्सा मौजपुर का, और बहुत अच्छा नाटक हुआ, तो उसी का सिलेक्शन हुआ। तो इसके अलावा जहाँ भी कुछ फेस्टिवल वगैरह होते हैं, लोग कहते हैं कोई कॉमेडी नाटक बताइए। तो एक हमारा नाटक है गोरख धंधा कॉमेडी प्ले, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। 2 ग्रुप में कुछ लड़कियां हैं, गांधारी नाटक लिखा है, वो गांधारी नाटक पे 2 लड़कियों को लेके काम चल रहा है। तो मैंने दिन बांट रखा है कि इस दिन इस नाटक को करेंगे, इस दिन इस नाटक को करेंगे। तो कलाकार भी अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग बुलाकर काम कर रहे हैं। अब हालांकि गर्मी शुरू हो रही है, कितना काम हो पाएगा देखना है, लेकिन धीरे धीरे जितना हो सकता है। अपनी जगह है, कलाकार आ जाते हैं, आसपास के लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, तो नाटक तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया, और एक छोटी सी भेंट जो मैं आपको दूंगा।